रोशनी, प्रियाक्षी, कंफर्म नहीं, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं मिला? अरे ये लो ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, बेसिकली आज मैं आपको कंपनी लॉ में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। मतलब कॉर्पोरेट लॉ बहुत सारा चैप्टर से बनता है, यू ऑल नो दैट। मैं नेक्स्ट वीक से फिर से रिफ्रेशली स्टार्ट करूँगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से हर एक बात स्टार्ट करूँगा। बट आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन आंसर पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सर। बिकॉज आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर का नॉलेज लोगे, और उसके बाद आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर आता है। अब उस क्वेश्चंस को रेडी भी करना है, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको लिखना है। हाँ, क्वेश्चन इज दैट सर आंसर लिखना कैसे है, और आंसर लिखने से पहले उसको पढ़ना कैसे है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ रैंडम चैप्टर्स उठाया, ऐसे रैंडमली उठाया, मतलब जानबूझ के नहीं उठाया। रैंडम चैप्टर्स में मैंने एक चैप्टर आज लिया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, जिसमें मीटिंग्स वगैरह का डिस्कशंस होता है सर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कंपनी लॉ। एज वेल एज मैंने डिविडेंड चैप्टर को उठाया, ठीक है, पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया है पहले। जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में रिविजन्स करेगा, फ्रेशली कराऊंगा जब, ठीक है, मतलब जैसे नेक्स्ट वीक से मैं फ्रेशली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका रिविजन्स भी फिर से हो जाएगा, ठीक है सर, नो इशू। लेकिन क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर से मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने के पीछे किस तरह का मेंटेलिटी होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये आइडिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चालू करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए सर कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। अच्छे से ठीक है सर, तो ये एक चैप्टर है सर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर। मतलब ये बेसिकली सेक्शन वाइज अगर मैं देखूँ तो, सेक्शन वाइज अगर बात किया जाए तो ये कंपनी लॉ में सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 122 का एरिया कवर करता है, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर, जिसके अंदर आपको रजिस्टर, एनुअल रिटर्न, मीटिंग्स, मीटिंग का प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, कोरम, चेयरमैन, वोटिंग, रेजोल्यूशंस, इसके बारे में बातचीत करता है। वीवीआईपी चैप्टर माना जाता है सर, वीवीआईपी चैप्टर माना जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पूछ ही लेता है। और एक चैप्टर मैंने रैंडमली उठाया, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब ये डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर को भी मैंने रैंडमली उठाया, और यहाँ से भी डिविडेंड रिलेटेड किस तरह का सवाल जवाब हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका जवाब कैसे देना चाहिए आपको, इसके बारे में मुझे बात करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करता हूँ सर, ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है सर। हाल फिलहाल में हम लोगों ने डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ा, ये सर नो क्या रे, जिन लोगों ने क्लास किया, जिन्होंने नहीं किया जो बाद में फिर से करेगा उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो अभी लास्ट कुछ दिन पहले एग्जाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली मैंने पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्लास करवाया था, क्वेश्चंस भी करवाया था उस टाइम पे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बात मत भूलो कि जब कोई चैप्टर सामने आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। जैसे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर जो है, ये आपको मेनली सेक्शन 123 से लेके, ठीक है, सेक्शन 123 से लेके 127 का एरिया कवर अप करता है मेनली, और साथ में कुछ जुड़ा हुआ चैप्टर्स है, जो सेक्शंस है, जो नॉर्मल जगह में भी करना पड़ता है, जैसे सेक्शन 2 सेक्शन 35 वगैरह ऐसा, ठीक है। बट मेनली कंपनीज एक्ट के हिसाब से 123 से लेके 127 का एरिया मेनली ये कवर करता है। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर कौन सा सेक्शन यहाँ से रेडी करना है। तो 123 से लेके 127, जिसमें आपको 123 भी है, 124 भी है, 125 भी है, 127 भी है, ठीक है, और 126 भी आपको बीच में मिल जाएगा। लेकिन मेन 123, 124, 125, 127 एकदम से आंखों देखी दिख रहा है, ठीक है। अब ये सेक्शन याद रहेगा तो आपको पता चलना चाहिए आगे कि इस सेक्शंस में है क्या, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, यू ऑल नो दिस, मैं इस चैप्टर के अंदर अभी बात नहीं करूंगा,
चैप्टर तो मैंने रिसेंटली कराया और जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में करेगा। तो मेन पॉइंट मैं क्या बताऊंगा अभी, मैं आपको बस चैप्टर का समरी बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। सर इसमें ये पढ़ा था कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसके रिगार्डिंग लॉ है ये, उसके रिगार्डिंग कंपनी लॉ है ये, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे मानो रिसेंट ट्रेंड में डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में, आईटीसी का डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो मैं ये सब दिखाया था क्लास में, ठीक है, और फिर से दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये देखो सर, कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आता है, ऐसे स्टॉक मार्केट कंपनी का डिटेल्स हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता है सर, है ना, बिकॉज ये सब मार्केट में एक्सेसिबल है ना, इजी एक्सेसिबल है। ये देखो सर, रिसेंट ट्रेंड में आईटीसी यहाँ पर देखो एजीएम किया, ठीक है। ये देखो, अब एजीएम क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके लिए मैंने ये एक चैप्टर उठाया सर, मीटिंग वाला चैप्टर, जिसमें आपको मीटिंग्स के अंदर एजीएम ईजीएम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ना सर, मैंने डिविडेंड और मीटिंग वाला चैप्टर उठाया और ये हर एक चैप्टर एक दूसरे को कनेक्ट करता है, हर एक चैप्टर एक दूसरे को कनेक्ट करता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस। तो आपको पर्पस एंड बैकग्राउंड पता होना जरूरी है सर, ठीक है। अब देखो सर, 18 मई 2022 को कंपनी ने एजीएम बुलाया था, ठीक है, और कंपनी ने देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, एक सेकेंड, एजीएम का डेट तो है, डिविडेंड के बारे में भी आपको नॉलेज खबर मिलेगा सर। देखो सर नेक्स्ट एजीएम, अच्छा नेक्स्ट एजीएम है, इसका भी खबर दिख रहा होगा आपको, देखो आईटीसी का नेक्स्ट एजीएम होने वाला है जुलाई 20, 2022 को, ठीक है। अच्छा डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। एजीएम ईजीएम के बारे में तो बोला है, ये देखो डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में यस 18 मई को जो डेट हुआ था उसमें 6.25%, 625%, मतलब बेसिकली 625% मतलब 1 रुपी का एक शेयर का दाम है इसका, मतलब सर फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, इसीलिए 625% बोल रहा है। तो 625% मतलब पर शेयर के बेसिस पे 6.25 टका, लेकिन मार्केट में दाम चल रहा है करेंटली 263.40, 18 मई को इसका दाम चल रहा था उस हिसाब से जो भी था उसके वो मार्केट प्राइस छोड़ो, लेकिन पर शेयर के बेसिस में 6.25 करके डिविडेंड मिलेगा, जिसका परसेंटेज है 625%। अब 625% कैसे, क्योंकि इसका फेस वैल्यू है 1 रुपी। सर कैसे पता चला, सर उसका भी डेटा मिल जाता है, उसका भी डेटा मिल जाता है, इसके लिए मुझे जाना होगा कोर्ट में, फाइनेंशियल्स में, हाँ फाइनेंशियल्स में मिल जाता है। ये देखो दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी बोलो सर, दिखाई दे रहा है क्या, 1 रुपी, हेलो किरे देखते पाচ্ছি यस सर, है सर দেখা যাচ্ছে। दैट इज द रीजन ये 625% शो कर रहा था, तो मैं आपको बता दिया कि क्यों 625% है। 1 रुपी का 625% मतलब पर शेयर 6.25 टका, ठीक है। अब बहुत लोग ना गुमराह हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 625% डिविडेंड डिक्लेयर किया है हाँ सही है, लेकिन फेस वैल्यू के हिसाब से, अब कंपनी दूसरे जगह में अपना कारनामा करके रखता है ना। पॉइंट इज दैट ये जो कंपनी डिविडेंड देता है इसके बारे में ये लॉ है सर, इसके बारे में ये लॉ है, डिविडेंड डिक्लेयर के बारे में जो मैंने रिसेंटली आपको डिटेल्स में बता के रखा, ठीक है। अब मैं आपको इसी रिगार्डिंग, ये चैप्टर तो जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं हुआ वो बाद में फिर से पूरा स्टार्टिंग से करेगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर कराऊंगा जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो सकता है, मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर आपको एक बार डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार आपको मैं अगर समरी बता दूं तो इस डिविडेंड चैप्टर से क्या क्या मेन पॉइंट सामने निकल के आता है, फटाफट देखो। जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड, मतलब फाइनल डिविडेंड जो होता है वो तो होता ही है, बीच बीच में अगर कंपनी नॉर्मली साल के बीच में भी ना शेयर होल्डर को थोड़ा सा क्या करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, कहाँ कहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, हाँ ये देखो समरी पॉइंट याद रखना होता है एग्जाम के टाइम पे। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे सर, एग्जाम टाइम पे समरी पॉइंट ही याद आएगा, चैप्टर पहले पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। एग्जाम से पहले जितना बार हो सके चैप्टर पढ़ो, लेकिन एग्जाम से पहले थोड़ी ना चैप्टर पूरा पढ़ पाओगे,
किसी चैप्टर में 50 पेज होगा, किसी चैप्टर में 30-35 पेज होगा, किसी चैप्टर में 40 पेज होगा, किसी में 20 पेज होगा। इतना चैप्टर तो आप एग्जाम से पहले नहीं पढ़ पाओगे, तो उस टाइम पे क्या पढ़ोगे? समरी पॉइंट्स पढ़ोगे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। रोशनी, प्रियाक्षी, समझ में आ रहा है ना सर कि क्या याद रखना है आपको? एग्जाम देने से जाने से पहले समरी पॉइंट्स याद रख के जाना है कि अच्छा इस पॉइंट में ये चीज याद रखना चाहिए। मतलब वो मेन पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखने में हेल्प करता है, उसमें समरी पॉइंट्स काम आता है सर। ठीक है, इसमें सेक्शन देखो याद दिला दिया आपको कि सेक्शन 2 सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड के बारे में बोला है, और डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन। कंपनी डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद करेंट ईयर प्रॉफिट से डिक्लेयर कर सकता है। ये सब बात हम लोग डिटेल्स में एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से जब रिवाइज करेंगे फिर से पढ़ेंगे। प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस স্যার फाइनेंशियल। ডিভিডেন্ড हाँ बोलो। স্যার ডিভিডেন্ড স্যার প্রত্যেক বছর দিতে হবে তার তো কোনো নিয়ম নেই। नहीं नियम तो कुछ नहीं है सर, ठीक है, लेकिन ইচ্ছা जब হলে देना, দিতে পারে, না ইচ্ছা হলে না দিতে পারে। यस सर, लेकिन कंपनी प्रॉफिट करता है तो डिविडेंड देता है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देता तो वो कंपनी उसको कैपिटल में इंक्लूड करके बिजनेस को ग्रोथ कराता है। ठीक है, डिविडेंड देना मैंडेटरी ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैंडेटरी है, बिकॉज उनके लिए इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। अब प्रेफरेंस वाले आते ही है प्रेफरेंस डिविडेंड पाने के लिए, वो पहले से फिक्स कर लेते हैं मेरे को 10% दो, मेरे को 12% देना, मेरे को 14% देना। ठीक है, वो पहले से प्रीफिक्स करके आते हैं। इक्विटी वाले के लिए मैंडेटरी नहीं है, एज पर लॉ इक्विटी वाले डिविडेंड मैंडेटरीली नहीं ले सकता। क्लियर? হ্যাঁ স্যার। ये सब चर्चा पहले हुआ है जब चैप्टर का डिटेल्स मैंने आपको হ্যাঁ पढ़ाया है। স্যার, ওই আপনি বলেছিলেন যে স্যার এই জিও যেমন করে, মানে স্যার রিলায়েন্স, यस सर, ठीक है, যে ওরা डोंट ডিসকাউন্ট वरी। করে না। फिर से जब मैं चैप्टर को लाइव कराऊंगा डिटेल्स में, मतलब फिर से फ्रेश करूंगा, फ्रेशली फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बस आपको ना समरी पॉइंट्स इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये सब इतना समझो कि एग्जाम टाइम में क्या करना है। ठीक है, एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो समरी पॉइंट्स को फटाफट पढ़ना है, याद रखना है, उसको दिमाग के अंदर घुसा देना है कि भाई ये चैप्टर से ये पॉइंट आता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक चैप्टर उठाया, ऐसा हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा डिविडेंड कहाँ से देना है? प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर अराइव्ड और आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बोथ ऑफ द अबव। Money provided by central government or state government for the payment of dividend by the company in pursuance of a guarantee given by the government। अगर किसी केस में गवर्नमेंट गारंटी लेता है डिविडेंड देने के बारे में, तो वो मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। डिप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल। जो भी एज पर डिप्रिसिएशन है वो शेड्यूल के हिसाब से देना पड़ेगा, जो आपको पहले ही पढ़ा के आ गया सर। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड द कंपनी में और एट इट्स डिस्क्रिप्शन ट्रांसफर एनी अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसी रिजर्व से कंपनी को डिविडेंड देना है। When there is a inadequacy और absence of profit, अगर कंपनी में प्रॉफिट का एब्सेंस होता है या फिर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशन प्रेस्क्राइब इन द रूल्स। जो डिटेल्स चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ के आया, या फिर जब बाद में फ्रेशली पढ़ाऊंगा फिर से पढ़ाऊंगा। Amount of dividend including interim dividend shall be deposited in separate bank account maintained with the scheduled bank within 5 days from the date of declaration of dividend। एकदम पक्का बता देता है कि डिविडेंड डिक्लेयर मतलब देने से टाइम पे इंटरिम डिविडेंड उसका पार्ट होता है, ये कहाँ जमा करना है? सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना है, शेड्यूल्ड बैंक में रखना है विद इन 5 डेज डिविडेंड डिक्लेयर करने के अंदर। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है याद रखने के लिए। बात समझ में आ रहा है सर? डिविडेंड चैप्टर के अंदर ये सब पॉइंट आपको याद रख के जाना है, तभी तो आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। अलग अलग, अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो तो नहीं पता, तभी तो एग्जाम है नाम, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको पॉइंट का याद जरूरी है सर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स पेबल हो सकता है, पेबल इन कैश, चेक, डिविडेंड वारंट के तौर पे दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप दे सकते हो। पेबल टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स और टू हिज ऑर्डर टू हिज बैंकर। इन केस ऑफ निधि कंपनी एनी डिविडेंड, निधि कंपनी क्या है बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में वापस बताऊंगा सर, ठीक है। ऐसे इतना समझ के चलो, मैं हर एक डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूँ अभी, बिकॉज मुझे अभी डिटेल्स में नहीं जानना है, मुझे आपको समरी में बात करना है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानते हो, तभी मैं
फास्ट बता रहा हूँ, जिनका ये सब चैप्टर करा हुआ है उनको बहुत हेल्प होगा, जिनका करा हुआ नहीं है वो जब करेगा पता चल जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे कि आप सबको पता है ये सब पॉइंट्स। सर जिन्हें नहीं पता वो पता कर लो लाइव क्लास करके या रिकॉर्डेड लेके, जैसे मर्जी करो, लेकिन करो तो सही, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप समरी पॉइंट्स पढ़ के याद रख पाओगे, ठीक है। तो एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम टू द अकाउंट ऑफ द मेंबर इफ द डिविडेंड इज नॉट क्लेम्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये निधि के केस में एप्लीकेबल होता है। सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट मतलब जिस डिविडेंड अकाउंट में पेमेंट अनपेड है, डिक्लेयर डिविडेंड नॉट पेड, डिक्लेयर करके कंपनी ने पे नहीं किया, और क्लेम टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द अनपेड डिविडेंड, उसका पर्टिकुलर प्रिपेयर रखो। डिफॉल्ट ट्रांसफरिंग टू द अमाउंट ऑफ यूडीए, अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में, अगर डिफॉल्ट करता है कंपनी को 12% रेट में इंटरेस्ट भरना पड़ता है पर annum। Entitled shareholders can apply for payment of amount from UDA, जो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जिनको वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा वो अप्लाई कर सकता है। ट्रांसफर अनपेड और अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड शेयर्स देयरऑफ टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अगर बाद में भी कोई क्लेम नहीं करता है तो उसको IEPF में डाला जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाला जाता है। कौन सा चीज? जो अनपेड डिविडेंड कंपनी का कोई क्लेम नहीं करता। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years, कब कर सकता है? 7 साल बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर टू यूडीए। कंपनी अगर कोई डिविडेंड नहीं लेता है तो कंपनी उसको यूडीए में ट्रांसफर करेगा, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट के भी अगर कहीं नहीं आया डिविडेंड लेने, 7 साल रखेगा, 7 साल बाद 7 साल पास होने के कंप्लीट होने के बाद IEPF में डाल देगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। राइट ऑफ ओनर्स ऑफ शेयर ट्रांसफर टू IEPF टू क्लेम फ्रॉम IEPF, यस ओनर जो है शेयर का वो IEPF से भी क्लेम कर सकता है। क्लेमेंट ऑफ ट्रांसफर शेयर इज एंटाइटल्ड टू रिक्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम IEPF, लेकिन उसका कुछ प्रेस्क्राइब मोड होता है एंड सबमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स प्रूव करना होगा, ठीक है, क्यों देरी किया समथिंग लाइक दैट, तब जाके आप IEPF से भी अपना डिविडेंड लेके जा सकते हो। इन केस ऑफ डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 consecutive years, the share shall not be transferred to IEPF. In case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of 7 consecutive years, the share shall not be transferred to IPF. अगर कोई क्लेम कर लेगा तो IPF में वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। पनिशमेंट, इन केस द कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट नहीं किया और फेल्स टू पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज, कंपनी पे 1 लाख रुपए पेनल्टी लगेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे, हर दिन गलती के कारण कंपनी को 500 टका का पेनल्टी लग जाएगा सर, ठीक है। ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, जब तक वो अपना फेलियरिटी कंटिन्यू रखेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज कंपनी को फाइन चार्ज हो सकता है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000, जिसके कारण गलती हुआ है उनको 25,000 का फाइन लगेगा। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद ए फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। मतलब जो कंपनी का जो ऑफिसर्स है जिनके कारण गलती हुआ है, जिनके कारण में ये डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, उनको 100 रुपए करके डेली का चार्ज किया जाएगा, जितना दिन तक गलती नहीं सुधरेगा। मैक्सिमम 2 लाख तक का उनको फाइन हो सकता है, 25,000 से लेके 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। किसी किसी को सेक्शन 127 के तहत पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट भी किया जाता है, ठीक है। जैसे डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी कारण से, लॉ के कारण, कोई लॉ के कारण उसने डिविडेंड पे नहीं कर पाया तो उसको एग्जेम्प्ट है, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। शेयर होल्डर गेव डायरेक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड बट दोस डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड विद एंड द सेम हैड बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। अगर शेयर होल्डर अपना कुछ डायरेक्शन देता है डिविडेंड इसको पे करो या उसको पे करो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ कंपनी की तरफ से, अगर कंपनी नहीं कर पाया ना तो कंपनी शेयर होल्डर को बताएगा कि ये नहीं हो पाया, ठीक है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, मतलब इस केस में कंपनी को पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन कंपनी को बताना होगा शेयर होल्डर को कि भाई आपने जैसा बोला था उस हिसाब से हम लोगों ने नहीं कर पाया। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर डिस्प्यूट चल रहा है डिविडेंड रिसीव करने के बारे में, इस केस में कंपनी को पनिशमेंट नहीं होगा। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू द कंपनी, अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर का कोई ड्यू है कि शेयर होल्डर को कंपनी का कोई शेयर बाकी रखा, आउटस्टैंडिंग शेयर है शेयर होल्डर का, तो कंपनी डिविडेंड देने से पहले वो अमाउंट एडजस्ट कर सकता है। फॉर एनी अदर रीजन एंड द फेलियर टू पे और पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है।
कंपनी की तरफ से ड्यू प्रॉपर मतलब विदाउट प्रॉपर रीजन नहीं होना चाहिए। ये है डिविडेंड का समरी। अब ये सब पॉइंट दिमाग में रख के एग्जाम में जाना चाहिए, बट बिफोर दैट आपको डिटेल्स में चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है सर? हेलो स्नेहेश, हाँ संपद, रोशनी, समझ में हाँ आ रहा है सर। ना? रियाक्षी, ओके सर। Yes, sir. अब ये समरी पॉइंट्स था, मैंने डिटेल्स तो पढ़ा के रखा था, अब बाद में फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम देने से पहले ऐसे समरी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए या इसको जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये सब लिख लिख के पढ़ा करो, लिख लिख के पढ़ा करो, ठीक है? समरी पॉइंट्स लिख लिख के पढ़ा करो एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, ताकि याद रहे। अब पढ़ने का भी कुछ तरीका होता है, अब आप लोग अगर तरीका नहीं अपनाओगे तो फिर कैसे चलेगा? इसके बाद आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर उठा रहा हूँ अभी, ठीक है? अपना नॉलेज भी टेस्ट करना है और साथ में देखो कि कैसे क्वेश्चन रेडी करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन 1 ही बताता हूँ आपको भी, ध्यान से सुनना बात को ध्यान से, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन का आंसर है इसका डिटेल्स नॉलेज चैप्टर के अंदर है। क्यों है, किस लिए है, तभी दे पाओगे जब आप पूरा चैप्टर का नॉलेज आपके अंदर रहेगा। अगर चैप्टर नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन क्या होगा? हेलो, चैप्टर नॉलेज नहीं रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा? सर माथा ऊपर दी बेरिए जाएगा। एग्जैक्टली सर, ठीक है? बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लगता है क्वेश्चन आंसर पढ़ के चले जाएंगे। हाँ এবারে হয়েছে তো স্যার সেটা জানি। ठीक है, स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के चला जाऊंगा तो सब एकदम हो जाएगा, नहीं होगा सर। ओनली क्वेश्चन आंसर इज नॉट इनफ, बिकॉज एग्जाम है, कॉमन तो नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो अच्छा है सर, लेकिन कॉमन मिलने का चांसेस तो कम ही मान के जाओ ना, क्योंकि सवाल कुछ भी हो सकता है। अगर मिल जाता है क्वेश्चन रिलेटेड कॉमन मिल जाता है, सेलिब्रेट। लेकिन अगर कॉमन नहीं मिला, ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा में जब आप लोग फैशन शो के लिए निकलते हो, कपड़ा नया नया कपड़ा पहन के, कॉमन मिल जाए तो सेलिब्रेट करते हो, अपना कपड़ा के साथ अगर किसी का कपड़ा मैच हो जाए तो सेलिब्रेट करते हो कि दुख मनाते हो? हेलो सर दुख हो। लेकिन एग्जाम में कॉमन नहीं मिले तो স্যার আরো বেশি দুঃখ। कॉन्ट्राडिक्टरी है सर। एग्जाम में कॉमन होना चाहिए और फैशन शो में कॉमन नहीं होना चाहिए, ये हो गया खेल सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। স্যার দিতে চায় না স্যার কমন এক্সাম। हाँ এক্সামে স্যার কমন দিতে চায় না স্যার। আর আমি যেবার পরীক্ষা দিই সেবার আনকমন আনকমন জিনিস আছে। नहीं होता है सर, ठीक है, तुम जो पढ़ के जाओगे वो कभी नहीं आएगा, ये जिंदगी का रीत है। किशोर कुमार का गाना नहीं सुना? हाँ, जिंदगी की यही रीत है। क्या रीत है जिंदगी की? हंस के उस पार जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एग्जाम के उस पार जाना पड़ेगा हंस के, कॉमन नहीं आएगा, ठीक है? हारने के बाद ही जीत है। हाँ सर, ठीक है। आ जाओ। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बैंकर्स बेकर्स लिमिटेड, बैंकर नहीं सॉरी, बेकर, बेकर ही है। एबीसी बेकर एनुअल जनरल मीटिंग करके बता रहे हैं लिमिटेड, हेल्ड ऑन 30th May 2019, declared a dividend at rate of 30% payable on its paid up equity share capital as recommended by board of directors। ध्यान से सुनना, डिविडेंड डिक्लेयर किया 30% पेबल ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो जिन्होंने भी कंपनी का इक्विटी का कैपिटल पे करके रखा है, अनपेड पे नहीं मिलेगा सर, ठीक है? ये भी रीत है, रीत समझते हो ना? रूल्स, ठीक है, रीत मतलब रूल्स है ना? यस, गुड इवनिंग नवमनिल। गुड इवनिंग सर, একটু লেট হলো, সরি। ठीक है सर, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड किया? एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड पे हेल्ड ऑन 30th May 2019 declare a dividend at rate of 30% payable on its paid up equity share capital as recommended by board of directors। However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan। डिक्लेयर तो किया पर डिविडेंड वारंट पोस्ट करना भूल गया। एन इक्विटी शेयर होल्डर अप टू 25 July 2019, कब तक? 25 जुलाई तक भूल गया। The company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder, up to 25 July 2019.
मिस्टर रंजन फाइल्ड सूट अगेंस्ट द कंपनी, मिस्टर रंजन ने कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, जितना दिन का डिफॉल्ट हुआ है। डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर मिस्टर रंजन वुड सक्सेड, क्या मिस्टर रंजन सक्सेसफुल होगा अपने केस फाइल पे। ऑल्सो ये भी बताइए डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड अंडर दिस एक्ट, कि इस पर्टिकुलर मैटर पे डायरेक्टर को क्या करना चाहिए। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन इस जवाब को देने से पहले आपको चैप्टर का नॉलेज पहले पता होना चाहिए, जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, जिन्होंने करके आया, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में जब चैप्टर को मैं लाइव पढ़ाऊंगा या रिकॉर्ड करेगा, जैसे भी करना है कर लो, ठीक है, करना तो है। चैप्टर नॉलेज, समरी नोट्स एंड देन क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नॉलेज याद रख लो, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट, चैप्टर नॉलेज फर्स्ट काम है, सेकेंड इज समरी नोट्स, खुद बनाओ या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करो, बट समरी नोट्स खुद से ही बनाओ जहां भी मिले वहां से। फिर थर्ड पॉइंट क्वेश्चन एंड आंसर रेडी करना। ये होता है एग्जाम के लिए रेडी होने का तरीका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या मान के चल रहा हूँ, आपको चैप्टर नॉलेज है या नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर नॉलेज है, ठीक है ना बात। अगर आपका चैप्टर नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारा बात समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं है तो अगर आप डिविडेंड का नॉलेज भूल गए तो जैसे ही आपको क्लास मिल गया है तो आप उसको रिवीजन करो, अगर नहीं मिला है तो ले लो मेरे से, और या फिर जब लाइव करोगे तब कर लेना। लेकिन अभी बात सुन लो सर, तो कैसे जवाब देना है इस क्वेश्चन का। दो सवाल यहाँ पर आया है, क्या मिस्टर रंजन को सक्सेसफुल होगा केस फाइल में कंपनी के अगेंस्ट पे, और डायरेक्टर का क्या लायबिलिटी होता है डिविडेंड डिक्लेयर के बाद, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि ये कौन से सेक्शन में बोला हुआ है। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं স্যার मिस्टर रंजन? কোম্পানি हाँ बोलो। কোম্পানি ফেলিওর করেছে মানে তো কোম্পানি তো তাহলে পেনাল্টি চার্জেস তো অ্যাড হবে এখানে। हाँ अब पेनल्टी कौन से सेक्शन में बोला है, 127 127। 127, ठीक है। अब ये सेक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको सबसे पहले यही चीज बताता हूँ। ये देखो सर, जब भी कोई चैप्टर पढ़ता हूँ सबसे पहले मैं आपको यही सब चीज पहले बताता हूँ। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में फेलियर रहता है तो 127 उसके बारे में पनिशमेंट तय करता है, और कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें एग्जेम्पशंस भी होता है। अभी अभी समरी नोट्स में भी हम लोगों ने देखा है ना, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो रेलिवेंट सेक्शन का पता होना जरूरी है, बिकॉज आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट आम आदमी नहीं हो, खास हो, तो खास को हमेशा खास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। खास को हमेशा खास नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल पढ़ाई स्पेशल नॉलेज। आई होप टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। किसी भी तरह का नहीं चलेगा सर, मतलब किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेक्शन का पता चल लगाना सबसे पहले जरूरी है, और वो सबसे पहले ही लगाया जाता है सर, ठीक है, जब भी हम लोग चैप्टर का नॉलेज लेते हैं। तो सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पहले ही क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे होता है, ठीक है, आंसर का, कि सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लेस डाउन द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। देखो कैसे आंसर लिखते हैं, मिस्टर रंजन को पेमेंट नहीं मिला तो कंपनी को क्या पेनल्टी है, और पेनल्टी के बारे में कौन सा सेक्शन क्या बताता है। According to this section, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration of dividend to any shareholder entitled to the payment of dividend, अगर कंपनी ऐसा नहीं करता है तो कंपनी को पेनल्टी लगेगा। अब ये हो गया प्रोविजंस, देखा आप लोगों ने, ये हो गया प्रोविजंस। प्रोविजंस में और भी बातें हैं, प्रोविजंस पे सेकंड पॉइंट, मतलब प्रोविजंस के अंदर ही एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल इफ ही इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर कंपनी का डायरेक्टर इस डिफॉल्ट का पार्टी है नोइंगली, जानबूझ के, अगर वो इग्नोरेंट है तो प्रूव करना होगा कोर्ट के सामने कि वो उसका तबीयत खराब था, उसका
परमिशन नहीं लिया गया, ये सब्जेक्ट टू केस है और वो प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो ये सब बातें हम लोग चैप्टर के अंदर करते हैं सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस कर रहा हूँ ये फील के साथ कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, चैप्टर नॉलेज है। ठीक है, जिनको चैप्टर नॉलेज नहीं है या तो वो रिकॉर्डिंग करेगा या तो लाइव करेगा बाद में, और जिनका है वो अपना रिवाइज करो। तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल, इफ ही इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अप टू 2 years। 2 साल का सजा मिलेगा उसको, जेल, जेल सजा मतलब जेल, and with minimum fine of ₹1000 for every day during which such default continues। जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा 1000 टका पर दिन का देना पड़ेगा। ये था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या लायबिलिटी है? द कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। जब तक उसका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा 18% पर annum का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किसको? कंपनी को, जितने दिन के लिए डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद 30 डेज, जितने दिन का डिफॉल्ट रहेगा उतने दिन के डिफॉल्ट के बेसिस में, पार एनम के बेसिस में, 2 महीना होगा तो 2 महीना, 4 महीना तो 4 महीना, 1 साल तो 1 साल, 2 साल तो 2 साल। तो बोलो सर, यहाँ पर ये जो जिसके साथ ऐसा हुआ है धोखा, मतलब जो इस कंपनी में मिस्टर रंजन जिन्होंने केस फाइल किया, वो कितना क्लेम किया? 20% क्लेम किया। क्या 20% क्लेम कर सकता है सर? हेलो, क्या वो 20% पर annum क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट? हेलो, अरे बताओ ना। संपद, स्नेहेश, नवनील, रोशनी, प्रियाक्षी, नील, सभी को पूछ रहा हूँ, क्या मिस्टर रंजन 20% क्लेम कर सकता है? नो सर, नो। क्या आप लोग कनेक्टेड हो? না স্যার, যত যতটা रूल, रूल इज 18%। एज पर द प्रोविजंस रूल इज 18%। স্যার যদি 18 এর নিচে ক্লেম থাকতো তাহলে তো সেটাই তো পেয়ে যেত, যদি 15 কি 12 যা কিছু। नहीं नहीं, देख जितना है जो रूल है उसी को वही देना पड़ेगा, वो ज्यादा तो मांग नहीं सकता। না না স্যার, ওটা বলছি না, মানে ধরুন রুলে তো আছে 18%, এবার ধরুন যে দাবি করছে সে ধরুন বললো 15% চাই, ধরে নিলাম কম চেয়েছে, नहीं, वो তো दाबी সেক্ষেত্রে नहीं, वो कम नहीं मांगेगा। কম তো চাইবে না, জানা কথা, কেউ তো কম চায় না। नहीं सर, उसको उसको उसी रेट में देना पड़ेगा सर, उसको जो रेट है उसी रेट में देना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है सर। ठीक है, रूल के मुताबिक ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो अनजान है तो फिर कंपनी जानबूझ के उसको ऐसा लूटेगा क्या उसको? हाँ, उसको लूटना नहीं, उसको 18% देना पड़ेगा। ठीक है, जो रूल है उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको दोनों जवाब मिला? हाँ सर, आपको दोनों जवाब मिला? यस और नो? यहाँ पर 2 क्वेश्चन था। क्या पहला क्वेश्चन ये था, क्या मिस्टर रंजन केस कर पाएगा? हाँ, केस तो कर पाएगा, केस करने में कौन किसको रोकता है। लेकिन मिस्टर रंजन ने दावा किया था कि उसको 20% इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको 20% तो नहीं मिलेगा सर, उसको एज पर द रूल्स 18% ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि डायरेक्टर का क्या रोल प्ले है, वो भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 127 18% पारा नाम के बारे में बताते हैं, 20% के बारे में नहीं बताता। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? तो फिर जवाब देने के पहले आपको सेक्शन के अंदर प्रोविजंस वो पहले लिखना है और फिर आपका आंसर पुट करना है। अरे बोलो सर, बोलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करते हैं सर, चलो दूसरा क्वेश्चन। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको चैप्टर नॉलेज है, अगर नहीं है तो रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग सुन लो। ठीक है, या फिर जो फ्रेशली करेगा, मैं नेक्स्ट वीक से फ्रेश हर एक चैप्टर को फ्रेशली पढ़ाऊंगा, तो आप फ्रेशली हर एक चैप्टर को मेरे साथ साथ लाइव भी करें और रिकॉर्डेड लेके घर पे भी पढ़ते रहे। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड एट इट्स मीटिंग recommended a dividend on its paid up equity share capital which was later on approved by the shareholder। कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में बात किया, जिसको
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड ने रिकमेंड किया और बाद में उसको अप्रूव करेगा शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर भी अप्रूव किया। Thereafter, the directors at another meeting of the board passed a board resolution. दूसरा एक मीटिंग हो रहा है, the directors at another meeting of the board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholder for purchase of certain short-term investment. क्या डिसीजन लिया, ध्यान से सुनना। The directors at another meeting of the board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholders for purchase of certain short-term investment in the name of company. As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. इसके कारण क्या हुआ, शेयर का डिविडेंड 45 डेज पेमेंट होगा, ठीक है, यह हुआ था। Now question is that examining the provision of Companies Act 2013 state whether the act of directors is in violation of provision of act, and if so, state the consequence that shall follow the above violative act. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कंपनीज एक्ट इस प्रोविजंस को ये बारे में क्या बताते हैं, एंड ये भी बताओ कि डायरेक्शन ने वायलेशन किया या नहीं, अगर किया है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वायलेशन के कारण। फिर से देखो सर, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चैप्टर नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गया ना, रट्टा लगा के कर नहीं पाओगे, सेक्शन एंड चैप्टर नॉलेज है ना सर, सेक्शन एंड चैप्टर नॉलेज इज मस्ट, नॉट जस्ट कंपनी लॉ, फॉर एनी काइंड ऑफ लॉ। कंपनी लॉ तो स्पेशल है ही आप लोगों के लिए, हर लॉ के लिए आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या जवाब निकलता है। देखो अगेन, अब इसके बारे में कहाँ बोला है, सेक्शन 124 में, ठीक है। Where a dividend has been declared by a company but has not been paid. देखो सर, अब ये कैसे लिखना है, देखो मैं फिर से एक बार आपको स्टार्टिंग पेज में लेके जा रहा हूँ चैप्टर के। सेक्शन 124 क्या बताता है, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। हेलो, कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर दूसरे मीटिंग में जाके शेयर होल्डर ने भी रिजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग में, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने बोर्ड मीटिंग में बता रहे कि ठीक है, जो डिविडेंड देना है उस पैसे से आप लोग कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट परचेस कर लेगा, शेयर होल्डर को 45 डेज बाद डिविडेंड दिया जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा ना अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। हेलो, हेलो सर, हाँ सर, मतलब ये बात फुलफिल हो गया कि ये कौन सा सेक्शन के अंदर बोला हुआ है, यस ना? स्नेहेश, स्नेहेश बुझते पाচ্ছিস, प्रियाक्षी, रोशनी, স্যার यस सर। আমি স্যার এই আপনার এই পিডিএফটা কম্পিউটারে খুলেছি। ঠিক আছে, পিডিএফ খোল, যা ইচ্ছা খোল, কিন্তু জিনিসটা বুঝছিস কিনা সেটা আমাকে বল। হ্যাঁ স্যার। কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হয় সেটা বোঝা খুব জরুরি, ঠিক আছে। चैप्टर नॉलेज, समरी पॉइंट्स, नोट्स, समरी नोट्स जो खुद बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान देना है स्पेशली, कि जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन के बारे में कहाँ बोला हुआ है। ऐसे हम लोग दोस्तों के बीच में कई बार जब झगड़ा होता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि तो बहुत तो बात कर रहा है, ये तो बता कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता, कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा बात होता है, हाँ सर, ठीक है। तो वही কোথায় बात লেখা यहाँ, আছে? কোথায় লেখা আছে, ঠিক আছে, দেখা তো কোথায় লেখা আছে, इट्स लाइक दैट, देखाओ কোথায় লেখা আছে। तो वही आपको लॉ में करना है कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ लिखा हुआ है, और अगर कहाँ, जैसे जो भी विवाद होता है चारों तरफ, उसी मुद्दे को लेके देखो ना, रिसेंटली जो ज्ञान वापी को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, ज्ञान वापी में जो शिवलिंग मिला है, ठीक है, उसको लेके जो चल रहा है, अब मुस्लिम पक्ष का मानना है, हिंदू पक्ष का मानना है कि मानना नहीं, वो तो प्रूव हो ही गया है, वो शिवलिंग है। अब मंदिर तोड़ के ही शिवलिंग को तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया, ये तो दिख रहा है सर, आंखों देखी, एक आम नजर में देखो तो बात यही है। लेकिन अब दूसरा बात देखो, अब मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहा है कि राम मंदिर वर्डिक्ट देने के टाइम पे, क्योंकि ये जात पात इसके मैटर में आ जाता है, जात पात तो कुछ है होता नहीं सर, जात पात बाद में, पहले सच्चाई, ठीक है। लॉ सच्चाई के लिए बना हुआ है, लॉ जात पात के लिए नहीं बना हुआ है।
किसका क्या जाति या धर्म है, लॉ उसके लिए थोड़ी ना बनता है। हाँ, उसके लिए पर्सनल जाति धर्म का लॉ होता है। देश किसी पर्सनल लॉ में नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा और संविधान सच्चाई के लिए चलेगा। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहे हैं बोला तो, मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि संविधान ने 1991 में एक वर्डिक्ट लाया था कि ऐसा स्पेशल केसेस राम मंदिर के केस में ही लाया जा रहा है, इसके बाद ऐसा मुद्दे को सामने नहीं लाया जाएगा, इस तरह का कुछ पॉइंट बोला गया है। ठीक है, अब उसको लेके मुस्लिम पक्ष के सामने सिर्फ एक ही बात है, वो 91 चिल्ला रहा है। सच्चाई से कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं कि जो गलत हुआ है वो गलत है, कोई भी करे गलती तो गलती है। ठीक है, अब मतलब मुस्लिम पक्ष ऐसा कर रहा है जैसे औरंगजेब उनका कोई लगता था, कोई नहीं लगता था सर। औरंगजेब एक शासक था, शासन किया चला गया, मार पीट के दंगा करके चला गया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि तो फिर सच्चाई के बारे में लोग नहीं जानेगा। जो भी हो, लॉ का काम है, हम थोड़ी ना वर्डिक्ट देने से दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन है देश में, विचार किया जाएगा, जरूरत पड़ने से अमेंडमेंट फिर से लाया जाएगा। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन बात क्या है, लिखा कहाँ है? आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, हर बात में वही बात सामने आ जाता है, लिखा कहाँ? ठीक है, लिखे हुए बात पे ही ज्यादा लॉ चलता है सर, लॉ तो लिखे हुए बात पे ही चलता है। अब इसी को लेके, लेकिन लॉ जरूरत पड़ने से बदला भी जाता है ना। वही समय के साथ साथ चीजें बदला है सर, समाज में सुधार आया है। राम मोहन रॉय किस तरह से समाज सुधार में लॉ को चेंज किया जरूरत के हिसाब से। लोग गलत समझ के रखा था, ब्राह्मण लोगों को गलत समझाया था सतीदाह के बारे में। सतीदाह सिस्टम अलग कॉन्सेप्ट में चलता था, लेकिन राम मोहन रॉय उसको क्या किया, मतलब एक तो देखो सर, ब्राह्मण ने कैसे लिखे हुए बात को, अब बात को समझो, मैं यहाँ पर पुरान या फिर पुराना बात इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज लॉ को समझना जरूरी है। कंपनीज लॉ हो या फिर सोशल लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, जुरिस्प्रूडेंस हो, व्हाटएवर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। सतीदाह कहीं पर लिखा इस तरह से नहीं होता था, सतीदाह के बारे में लिखा था बहुत पुराने टाइम पे, मतलब आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले। और उसके बारे में ऐसा कहा गया था कि एक्चुअली क्या था कि जब फॉरेन इन्वेडर्स या शत्रु या राक्षस किसी समाज में राजा को मार देता है, तो स्त्री अपने सम्मान रक्षा के लिए अपने पति के साथ दाह हो जाता था। मतलब किसी दरिंदे के हाथ हवाले जाने से तो अच्छा है कि अग्नि में स्नान कर ले। ये था कॉन्सेप्ट, त्याग का कॉन्सेप्ट था, जो महारानी पद्मावती का जो कॉन्सेप्ट आप लोग इतिहास में सुने हो, ऐसे इतिहास में तो पढ़ाया नहीं गया, रिसेंट ट्रेंड में संजय लीला बंसाली ने मूवी बनाया तो हम लोगों को पता चला। ठीक है, कि किस तरह से सती, मतलब सती उसी को कहा जाता है सर जो किसी के लिए अपना मतलब इज्जत को दांव पे नहीं लगाता। ठीक है, मतलब उससे अच्छा है कि मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि अपने आप को सती में दाह कर लेंगे, लेकिन किसी दरिंदे के हाथ में अपना स्त्री को हटा, मतलब ये दुष्कर्म में नहीं आना है। ये था हमारे समाज का नारी का कॉन्सेप्ट। अब ब्राह्मण ने उसको गलत तरीके से लिखा दिखा के समझा दिया कि देखो लिखा है पति के मरने के बाद पत्नी को मर जाना है। अब ये गलत तरीका का ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण के नाम पे क्या था, धोखा था, है ना। मतलब बेसिकली ब्राह्मण नहीं, मैं तो इसको बोलता हूँ भोंडामी, है ना, भंड ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद राममोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मिस्ट, विद्यासागर बंदोपाध्याय जैसे सोशल रिफॉर्मिस्ट, ये गलत फहमी को समाज से दूर किया समय समय में, है ना। ये सब लंबा लंबा पीरियड का बात है, 100-200 साल का पीरियड का बात है, एक आध दिन का बात नहीं है। समय के साथ साथ समाज में ऐसे सुधार आता है। लिखा हुआ चीज को भी बदला जा सकता है। लिखा हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि जो लिख दिया सो लिख दिया, अब उस पर कोई पेन भी नहीं लगा सकता, ये थोड़ी ना है। अगर मोबाइल में अपग्रेडेशन हो सकता है, स्मार्टफोन में अपग्रेडेशन हो सकता है, लैपटॉप में अपग्रेडेशन हो सकता है, तो फिर लॉ में क्यों नहीं, नियम में क्यों नहीं? जरूर होगा, समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से अपग्रेडेशन होगा और होगा, ये होते चले आ रहे हैं और आगे भी होगा। जो समाज नहीं करता है वो समाज बहुत ही खतरनाक हालत में चले जाते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं लास्ट में, महाभारत में, परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो परिवर्तन के साथ चलेगा वही टिके रहेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं कि डार्विन बात है, अरे डार्विन तो उस पुराना मतलब रिसेंट में बोला है, कृष्ण भगवान तो महाभारत के एंड पे वही बात करता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, समाज के अच्छाई के लिए परिवर्तन होते रहना है।
इसीलिए 1956 में कंपनीज एक्ट हुआ करता था, लेकिन लॉ में जरूरत पड़ा तो 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड करके लाया गया ना सर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ। लॉ और कुछ भी नहीं, ये समाज में समय के साथ साथ चलने का एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस को चलने का एक कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, चलो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग शायद सोचते हो कि सर कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लॉ या सीएस में स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड को भी लॉ पढ़ना पड़ रहा है, सीएमए को भी, बट सीएस को थोड़ा ज्यादा। अगर आपको लॉ समझना है तो आप ये सब हमारा पुराना स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना चालू करो सर, शौक से पढ़ो, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ठीक है, शौक से पढ़ो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो, बिकॉज वो भी नियम है। और नियम पढ़ने से ना आपको नियम का कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो प्लीज मेरा बात का गलत मतलब ना निकाले, मैं बस आपको लॉ के साथ कनेक्टेड होने के लिए बता रहा हूँ। तो सर ये लॉ के बारे में कहाँ लिखा है, सेक्शन 124 में लिखा है। ठीक है, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account। अगर कंपनी पे नहीं करता है तो कंपनी को क्या करना है, वापस आ जाओ सर। कंपनी यहाँ पर क्या किया, कंपनी यहाँ पर पेमेंट ना करके शॉर्ट टर्म डिविडेंड पे खर्चा कर दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर दिया। तो अगर कंपनी कुछ डिविडेंड अनपेड करता है तो कंपनी को क्या करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड व्हिच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड टू a special account be opened by the company in any scheduled bank to be called unpaid dividend account। तो कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देगा तो उसके लिए कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। हेलो, क्या बात समझ में आया सर? रूल्स तो ही कहता है, ये बात हम लोग अभी कुछ देर पहले समरी नोट्स में भी पढ़ा। क्या रे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा कुछ देर पहले, जस्ट फ्यू मिनट्स, फ्यू हाफ एन आवर्स बैक, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। की संपत पढ़लाम की पढ़लाम ना, बोल रहे हाँ सर। है ना। तो देखो वही पॉइंट आ गया। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration to any entitled shareholders, every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, be liable to punishment। अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट नहीं करते हो तो डायरेक्टर्स नोइंगली कर रहा है तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, पनिशमेंट के कारण आ जाएगा। सेक्शन 127 उसके बारे में बात करता है। तो दो सेक्शन आ गया। पहला सेक्शन, डिविडेंड अगर पेमेंट का टाइम 30 दिन के अंदर नहीं होता है, ठीक है, डिविडेंड अगर कंपनी नहीं दे पाता है 30 दिन के अंदर, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कन्वर्ट करना है, जिसके बारे में सेक्शन 124 बताता है। सेक्शन 127 बताते हैं, 127 बताते हैं कंपनीज एक्ट में कि 30 दिन के अंदर अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता है और उसके पीछे अगर डायरेक्टर्स लोग भागीदार है, जानबूझ के नहीं किया है, तो पनिशमेंट का भागीदार है। ठीक है, इन दिस केस the board of director of Future Fashion Limited at its meeting recommended dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholder at the AGM. Thereafter, the directors at another meeting of the board decided by passing a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholders. Purchase of certain short-term investment in the name of company. As a result, dividend was paid to shareholder after 45 days. ये केस हुआ है। अब ये केस आपने सब्जेक्ट मैटर को लिखा बीच में, तो अभी इसका कंक्लूजन आ रहा है सर। Since declared dividend has not been paid within 30 days from the date of the declaration to any shareholder entitled to payment of dividend, the company shall, within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट या UDA, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के साथ करना पड़ेगा। ये रूल है, पहला बात। दूसरा, the board of director of the Future Fashion Limited has violated section 127। डायरेक्टर ने रूल वायलेट किया as it failed to pay dividend to shareholders within 30 days due to its decisions to divert the total dividend to the period of shareholder for purchase of certain short term investment in the name of company। ठीक है, तो ये डायरेक्टर से वायलेशन हुआ। ओके, इसके रिजल्ट में कंसिक्वेंस क्या हो गया सर, डायरेक्टर को पनिशमेंट होगा और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, अगर वो
जानबूझ के ऐसा कर रहा है, be punishable with maximum imprisonment of 2 years and shall also be liable for minimum fine rupees 1000 for every day during which such default continues. और company shall also be liable to pay simple interest. कंपनी के फंड से सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा 18% रेट में ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। बोलो सर, जवाब कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं? হ্যাঁ স্যার, এখানে দুটো তার মানে সেকশন ঢুকালো, একটা আনপেইডেড আর আনপেইডটা যদি ফেলিওর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আবার 127 পেনাল্টি হয়ে যাবে। ठीक है, दोनों ही हुआ ना इस केस में, इन दिस केस दोनों हुआ कि नहीं हुआ? কিন্তু স্যার এখানে আসল কনসেপ্টটা তো ওরা বলতেই ছিল যে মানে যেটা আনপেইড হচ্ছে সেটাই আসল। नहीं, दो केस ही हुआ है। देखिए, पहला बात, एक तो डिविडेंड अनपेड रहा है ना, कंपनी ने হ্যাঁ ওটা তো আছে। रूल क्या है, 30 दिन के अंदर तुम्हें डिविडेंड दे देना चाहिए ना डिक्लेयर करने के अंदर, तो तुम हाँ। 30 डेज के अंदर नहीं करते हो, इसका मतलब वो अनपेड है। अगर अनपेड है तो फिर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पहले तो कन्वर्ट करना है। दूसरा बात, अगर डायरेक्टर्स लोग जानबूझ के ऐसा कर रहा है, और ये तो दिख ही दे रहा है सर, जानबूझ के कर रहा है, रेजोल्यूशन पास करा के बोर्ड के अंदर नहीं कर सकता, मतलब ये रेजोल्यूशन बेकार का है। आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड पे करो, बाद में अगर कुछ बचे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना। और क्योंकि एजीएम में शेयर होल्डर उसको अप्रूव भी किया था, है ना, अब डायरेक्टर्स लोग अपने बोर्ड में मीटिंग बुला के कुछ भी करेगा क्या? तो यहाँ पर पहला बात 124 फेलियर हुआ है, ठीक है, 124 भी फेलियर हुआ है। पहला बात तो वो लोग अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे कन्वर्ट भी नहीं किया, और दूसरा बात डायरेक्टर्स भी जानबूझ के ऐसा किया है तो उनको भी पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि कंपनी की तरफ से तो गलती हुआ ही है तो कंपनी को भी शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोनों सेक्शन फेलियर हुआ है। टेल मी सर। হ্যাঁ স্যার। नील, नवनील, प्रियाक्षी, रोशनी। এখানে যদি ডাইরেক্ট ওই আগে কোশ্চেন ওই ডাইরেক্ট বলে দিত যে শুধুমাত্র এটা ফেলিয়ারই হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে 127 শুধু হবে। यस सर, जैसे पहला क्वेश्चन था सिर्फ 127 আনপেড ডিভিডেন্ড অ্যাকাউন্টের মানে টাকাটা দেওয়ার পরেও ডিরেক্টরদের ফাইন দিতে হবে। यस यस, बिकॉज टाइम पे नहीं हुआ। थैंक यू, देना तो पड़ेगा बिकॉज आप विद इन टाइम पीरियड में आपने नहीं किया, फाइन तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखें, चलो। Referring to the provision of the Companies Act 2013, examine the validity of the following. ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी ट्रैक्टर्स लिमिटेड proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, despite the fact that the company has defaulted in repayment of public deposit accepted before the commencement of this act. क्या खेल हुआ? कंपनी डिविडेंड के बारे में बात किया, कंपनी ने बोला कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा 20% में, लेकिन कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट रखा था, उसका रीपेमेंट करने में फेलियर रहा है, तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आप लोग पहले पढ़े हो या रिकॉर्डिंग भी किए हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर भूल गए तो याद दिला देते हैं क्वेश्चन का आंसर करते करते। স্যার এইখানে তো এই যে ডিভিডেন্ড স্যার এই যেটা স্যার এই ডিভিডেন্ডটা 20% বলেছে এখানে, আর স্যার 18%টা তো মানে হচ্ছে যদি সে এই ফেলিয়ার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে 18% অবধি দিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা চার্जेस যেটা হচ্ছে। नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है कि अगर कंपनी का कुछ भी मार्केट में लाइबिलिटी है ना, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर प्रॉपर वे में नहीं कर सकता। उसके बारे में सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 specifically provides that a company which fails to comply with the provision of section 73, that is prohibition of acceptance of deposit from public, and section 74 repayment of deposit etc., accepted before the commencement of this act, shall not, so long so as such failure continues, declare any dividend on its equity share. ठीक है, अगर कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट रिपेमेंट करना फेलियर रहा है तो कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना मुश्किल होगा। तो इन द गिवन इंस्टेंसेस the board of director of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholder in spite of the fact that the company has defaulted in payment of public deposit accepted before the commencement of this company in 2013. Hence, according to the above provisions, declaring of dividend by the ABC Tractors Limited is not valid
मतलब अगर आपका मार्केट में कुछ लाइबिलिटीज है पहले वो चुकता करो, उसके बाद शेयर होल्डर का डिविडेंड देना। जब तक लाइबिलिटी रहेगा डिविडेंड नहीं दे सकते। ये बात भी हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं सर। ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা থাকলেও সেটা মানে ভ্যালিড হবে না যদি Yes. পাবলিকের কাছে কিছু লায়াবিলিটি থাকে। यस, समझ में आया? ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। সম্পদ বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। आई होप कि सभी को समझ में आया सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। Yes, sir. Star Computers declared and paid dividend in time to all its shareholders for the financial year 2018-19, except in the following two cases. Mrs. Sheila Bhatt, holding 250 shares, had mandated the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in surname of the payee in the bank records. The company, however, did not inform Mrs. Sheila Bhatt about this discrepancy. प्रॉब्लम पहले समझो फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, ठीक है? ज्यादातर केस में हम लोगों से गलती क्या होता है जानते हो? हम प्रॉब्लम ही नहीं सुनते, पहले ही सोल्यूशन के बारे में बात करना चालू कर देते हैं। हाँ, जैसे कल मैंने किसी से ऐसे कोई एक बात कर रहा था, रिसेंटली चारों तरफ आप लोगों ने सुना होगा अग्निपथ स्कीम को लेके किस तरह से चल रहा है सारा भारत में, देखा ना आप लोगों ने? अरे हाँ, है ना? अब अग्निपथ स्कीम के बारे में लोगों ने ठीक से जाना भी नहीं, पहले ही चिल्लाना चालू कर दिया। सबका एक ही बात है कि 17 साल में नौकरी या 21 में रिटायर, ठीक है, या 21 में नौकरी 25 में रिटायर, सब इसी मुद्दे पे लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद क्या बोला वो नहीं सुना, स्कीम पूरा सुना ही नहीं, पहले ही वो जवाब ढूंढ रहे हैं। स्कीम में बोला गया कि 17 से 21 के एज ग्रुप के लोग अग्निपथ स्कीम में राह में चल सकता है, मतलब मिलिट्री जॉब के लिए ट्रेनिंग लेके मिलिट्री में ज्वाइन करेगा। उसके बाद उनका सैलरी 4.5 लाख से लेके 7 लाख तक रहेगा रेंज, ठीक है, अप्रोक्स, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ सर, अप्रोक्स। 4 साल ट्रेनिंग के बाद जितने लोगों को लिया जाएगा उसका 25% रह जाएगा परमानेंटली अगला 15 साल के लिए, लेकिन उनमें से 75% नहीं रहेगा। 75% को सेवा निधि के तरफ से, मतलब एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेवा दिया तो रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड टाइप में जैसे होता है ना, 11 से 12 लाख रुपया दिया जाएगा जो लोग 4 साल बाद जिनको मिलिट्री पोस्ट से हटाया जाएगा। बिकॉज ये स्कीम है गवर्नमेंट का, बिकॉज गवर्नमेंट सबको नहीं रख पाएगा, गवर्नमेंट का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना सर, बजट का, और जरूरत भी एक डिपेंड करता है, और ये लोग एयरफोर्स नेवी, ठीक है, डिफेंस सेक्टर्स में जॉब करेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों को शिक्षित होने के लिए बोल रहा है। ऊपर से देखो सर, ऐसे देश बहुत भारी मात्रा में पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लाया कि भाई 100 में से पहले तो मानो 100 को ले रहा है, फिर 25% को परमानेंटली रखेगा 15 साल के लिए, जैसे नॉर्मली आर्मी जॉब ऐसा ही होता है, मिलिट्री जॉब। फिर जब रिटायरमेंट 4 साल बाद वो लोग कर रहे हैं, उनको 11 से 12 लाख दिया जाएगा उसके अगले जीवन के लिए। और एक बात, जो एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है, या मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद मिलिट्री पे जॉब भी कर लेगा, उसको जॉब का अभाव नहीं होगा। क्यों जानते हो? वैसा फिटनेस और वैसा अनुशासन वाला ट्रेनिंग वाला लोगों को बहुत सारे कंपनी लेने के लिए बैठा हुआ रहेगा, इतना तो गारंटी है। मैंने आज तक कोई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को बैठे हुए नहीं देखता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ देयर स्किल, ठीक है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। ऊपर से 12 लाख मिल रहा है, बिजनेस भी कर सकता है। तो खराब क्या है? खराब क्या बोल रहा है? आप मुझे बताओ, क्या खराब बोला है? आज तक तो कोई इतना भी नहीं बोलता था। कम से कम देश में युवक को, मतलब यूथ को ट्रेनिंग तो मिलेगा मिलिट्री का, जो लोग उस राह में जाना चाहता है। लेकिन इसके मामले में कुछ बिना सोचे समझे कि 17 में जॉब, 21 में रिटायर, फिर क्या होगा? अरे भाई 12 लाख किसको ऐसे मिलता है? क्लास 10 के बेसिस में किसको 12 लाख दिया जाता है? आप ही बता दो। हाँ,
लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख भी लोगों के पास नहीं होता है, बिना बात का झंडा गाड़ दिया, ट्रेन जला रहा है चारों तरफ। हाँ ना बिना समझे, बिना, इसको बोलते हैं मूर्खता। ठीक है, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सोल्यूशन ढूंढने निकल गया। आप लोग पूरा 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 स्कीम पढ़े थे आप लोग, अग्निपथ स्कीम? अरे आप सबको सब पता था क्या? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। ना सर, थोड़ा ছিল না। आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे ना मन में कि गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, 4 साल का नौकरी। कहाँ 4 साल का नौकरी, कम से कम एक सिक्योरिटी तो दे रहे हैं आपको जिंदगी में कुछ करने का, और क्या चाहिए? ऊपर से जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होगा, आप लोग सेवा के मतलब जो भी अग्निपथ स्कीम में जाएगा, ठीक है, उनको सबसे पहले कॉल मिलेगा सरकारी लेवल में, किसी भी तरह का जॉब में उनका, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्राप्त है ऑलरेडी, वो लोग ट्रेंड है। जब भी किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट होगा डिफेंस सेक्टर्स में, या आधा डिफेंस में, आधा सामरिक में, या पुलिस में, सबसे पहले इनको चूज किया जाएगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन फिर भी चिल्ला हल्ला और सरकारी संपत्ति जलाना। मतलब प्रतिवाद का भी एक मतलब होता है, बिना बात का प्रतिवाद। हाँ, जैसे लोग फेल हो रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, मेरे को फेल करा दिया, अम्ब्रेला स्पेलिंग नहीं पता, फिर भी इंग्लिश में क्यों फेल करा है, पॉलिटिकल साइंस में तो लेटर मिला है। देख হ্যাঁ रहे স্যার, हैं এটা आप लोग? বুঝছেন। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में लेटर मिला है, तो इंग्लिश में क्यों फेल कराया? पूछा उसको अम्ब्रेला স্যার स्पेलिंग। আমরেলা বানানটা বলেছি, हाँ, क्या स्पेलिंग बोला এম सर? এম আর ই এল 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 এ না, MRELA है RELA বলেছে এবার। हाँ, मतलब सीरियसली, मतलब इस, अगर दिस इज द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलेगा, माँ बाप भी आ रहे हैं, बोलते हैं इंग्लिश में স্যার चैट। हाँ बोलो। স্যার এরা হচ্ছে স্যার ওই অশিক্ষিত যুগে শিক্ষিত মানুষজন, हाँ ছেলে মেয়ে। बोलते, बोल रहे हैं कि मेरा बेटी इंग्लिश में चैट करता है, वो इंग्लिश में फेल कैसे हो सकता है? এটা দেখেছি স্যার, বলছে বাংলা মেসেজ করেছে ইংলিশে পাস করলো, আর যে ইংলিশে করছে সে কি করে फेल করলো। ये क्या बात है सर? हाँ, ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश में चैट करता है, इसका मतलब वो इंग्लिश में पास कर जाएगा? हाँ, हे भगवान। একজন স্টুডেন্ট বলছে ইন্টারভিউতে এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করলে আমরা তো নার্ভাস হয়ে যাব। এরম ভাবে জিজ্ঞেস করলে আমরা তো নার্ভাস হয়ে যাব। স্যার অ্যামব্রেলা অ্যামব্রেলা अम्ब्रेला, मतलब सोच रहे हो सर, पॉलिटिकल बैकअप देखो। हाँ, बस कैसे भी करके भीड़ बनाना है बिना बात का। ये सब एक्चुअली किस लिए हुआ है जानते हो? क्योंकि एडमिनिस्ट मतलब जो पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी है ना सर, यही लोग इस मैटर को बढ़ावा दिया है। यही लोग बिना बात का झंडा गाड़ा है हर जगह में, और इसी को देखते हुए मतलब अभी ना बिना बिना मतलब विदाउट एनी रीजन झंडा के नाम पे लोग आके ऐसा कर रहे हैं। तब ये पार्टीज को देखना चाहिए सर। ये पॉलिटिकल जो लोग पार्टी में है ना, पावर में है, इन लोगों को बताना चाहिए वो भी गलती ना करे, और उनको देख के मतलब कोई भी, चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन हो, कम से कम वो तो बिना मतलब फालतू का डिमांड तो ना करे। भीड़ इकट्ठा करके रास्ता ब्लॉक कर दो, भीड़ इकट्ठा करके ट्रेन जला दो, भीड़ इकट्ठा करके रेल वो बंद कर दो, हाईवे को जला दो, कभी जाति के नाम पे, कभी ये क्या, ये किस तरह का सोसाइटी बना रहे सर? आई डोंट नो सर, जो भी हो वही, पूरा बात कोई सुनता नहीं है, बस अपना बोलता है। देखो सर, पूरा सुनो। So Mr. Sheila Bhatt, holding 250 shares, had mandated the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. Company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in surname in the payee in the bank records. The company, however, did not inform Mrs. Sheila about the discrepancy. Company ने इसके बारे में मिसेस शीला को कुछ नहीं बताया। इसके बारे में मिसेस शीला क्या करेंगे? दूसरा सवाल है, dividend amount of 50,000 was not paid to the successor of the late Mr. Mohan in view of the court order restraining the payment due to the family dispute about succession. Dividend amount of 50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view the court order restraining the payment को रोकता है due to family dispute about succession का dispute है तो उसको रोक रहा है। हमें यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, बिकॉज एज ए लॉयर आप लॉ का जानकार हो, तो बताओ सर
केस को कैसे हैंडल किया जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज दिस केसेस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी सेक्शन 13 रिगार्डिंग द फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। दोनों केस में अगेन वो केस है, सेक्शन 127 पहले आता है, हाँ, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिविडेंड, है ना। सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बताता है, प्रोविजंस पहले पूरा, फॉर पनिशमेंट ऑफ फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन टाइम on such situation is where a shareholders has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions could not be complied with but the non compliance was not communicated to him। कंपनी ने किया था लेकिन जो हुआ नहीं उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं किया था। In the given situation the company has failed to communicate to shareholder Mrs. Sheila Bhatt about non compliance of her directions। तो उन्होंने जैसा बोला था वैसा कंप्लायंस बैंक के तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ठीक है बैंक के तरफ से नहीं हुआ बट बैंक तो कंपनी को बोला था। अब कंपनी में जो ऑफिसर्स थे जिनका काम था शेयर होल्डर को बताना, उन्होंने नहीं किया, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट माना जाएगा और कंपनी के ऊपर पेनल प्रोविजंस लागू हो जाएगा। बस इसलिए क्योंकि कंपनी ने कंप्लायंस फुलफिल नहीं हुआ तो कम से कम बता तो दो, एक ईमेल कर दो, एक फोन कॉल या फिर मैसेज, जो भी कंपनी का ऑफिशियल कम्युनिकेशन वे है। क्या মানে सब बात 18% ইন্টারেস্ট কি একটা লাগবে তাহলে ডিভিডেন্ড সেল করেছে। सर डिविडेंड तो कंपनी दे रहा है, ठीक है, कंपनी डिविडेंड तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कंपनी डिविडेंड तो दे रहा है लेकिन कंपनी जिस बात को बोलने में नाकाम रहा, बैंक ने जो उसको डिनाई कर दिया, बिकॉज शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में सरनेम को लेके प्रॉब्लम हुआ था और बैंक ऐसे प्रॉब्लम करता है, वी नो दैट, लेकिन कंपनी ने इस मैटर को कम्युनिकेट नहीं किया, इसके चलते उनको पेनल प्रोविजंस लगेगा ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि कंपनी ने तो डिविडेंड दिया, फेलियर तो नहीं रहा डिविडेंड देने में, बट कंपनी कम्युनिकेट नहीं किया, बट यहाँ पर इंटरेस्ट के मैटर पे बात नहीं बनेगा सर, लेकिन ये जरूर होगा कि कंपनी ने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया उसके रिगार्डिंग पेनल प्रोविजंस जो है वो लगेगा। अगर देरी होगा तो इंटरेस्ट भी आ सकता है, बट वो देखा जाएगा सर, वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस है कि पेनल इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, बट हाँ पेनल्टी तो आएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी तो लगेगा, ठीक है। Section 127 connected with that provides that no offence shall be deemed to have been committed where the dividend could not be paid by reason of operation of law, ठीक है। In the present case the dividend could not be paid because it was not allowed to be paid by the court or until the matter was resolved about succession, hence there will not be any liability on the company and its directors etc। सेकेंड केस था सर, सेकेंड केस में डिविडेंड अमाउंट 50,000 वाज नॉट पेड बाय टू द सक्सेसर ऑफ द लेट मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन के सक्सेसर को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा था बिकॉज सक्सेशन इशू चल रहा था कि उसका एक्चुअल नॉमिनी कौन है, उसका एक्चुअल सक्सेशन कौन है, वो कोर्ट डिसाइड कर रहा था, इसलिए दूसरा लॉ सामने आ गया था, सक्सेशन एक्ट सामने आ गया था। मतलब मेरे जाने के बाद मेरा डिविडेंड का अमाउंट किसको मिलेगा, इसको लेके थोड़ा सा सक्सेशन इशू चल रहा है, लीगल हियर इशू चल रहा है। तो जब तक ये लीगल हियर इशू रहेगा, जब तक ये सक्सेशन इशू रहेगा, तब तक पेमेंट नहीं बनेगा। अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये कंपनी का गलती नहीं है, बिकॉज दूसरा लॉ के कारण कंपनी से नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में कंपनी को दोषी नहीं ठहरा सकते हम लोग, यस और नो। बोलो कंपनी लॉयर लोग, समझ में आएगी नहीं? হ্যাঁ স্যার, স্যার এই 127 সাথে স্যার দেখছি এই এক্সামিশন একটা টাইপের কিছু একটা আছে, মানে এই এটার পরে একটা এক্সামিশন থাকে, हाँ এটা আমি वही, কিছু না। हाँ मैं बोला था तो এটা স্যার কি এই কোশ্চেনে हाँ এই কোশ্চেনগুলো স্যার এক্সামিশন কি দিতে হবে? हाँ ये एग्जाम्पशन है, ठीक है, ये एग्जाम्पशन ही तो रहा कि अगर कोई दूसरा लॉ चल रहा है उसके कारण नहीं दे पाया तो एग्जेम्प्टेड है, कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगा। না না, মানে স্যার এই 127 যেগুলো ছিল যে এইগুলো স্যার এটা দিচ্ছে যে এত দিনকার মধ্যে দিতে হলে হবে, নাহলে সেই পেনাল্টি গুলো পড়বে 127, যেটা এই কোশ্চেন গুলোতে ছিল। हाँ স্যার এই পরে যে এক্সামিশন গুলো আছে সেই এক্সামিশন গুলো কি দিতেই হবে নাকি 127 লিখলে? नहीं, मतलब 127 लिखने से तुम्हें पूरा एग्जाम्पशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बट एज पर द एक्ट आपको क्वेश्चन केस को समझाना है, जैसे इस केस को एज पर एक्ट आपने समझाया ना, जस्ट वही करना है।
पूरा एग्जामिशन का लिस्ट नहीं लिखना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर सिर्फ तुम्हें एग्जामिशन का लिस्ट पूछता तो तुम दे देते, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जामिशन का लिस्ट बताने का कोई जरूरत नहीं है। आपने क्यों दिया वो प्रूफ के कारण दिया, बिकॉज 127 में बोला है, इसीलिए 127 में बोला हुआ है कि दूसरा एक्ट अगर आपको कंपनी को काम करने नहीं दे रहा है, बिकॉज देयर इज अनदर एक्ट, अनदर लॉ या अनदर सिचुएशंस एज पर द लॉ चल रहा है, जिससे यहाँ पर सक्सेशन का इशू चल रहा है, इसलिए कंपनी ने नहीं दे पाया, जिसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है, बस ये तो एज पर लॉ ही लिखा आपने, लिस्ट देने का जरूरत नहीं है। तो लिस्ट जब पूछेगा तब देना, अगर कंपनी ने अगर पूछ लिया क्वेश्चन में कि एज पर सेक्शन 127 एग्जेम्पशन का लिस्ट बताओ, तब देना। टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए सर, ना ज्यादा ना कम। यार लोग जरूरत से ज्यादा बात करता है तो जज क्या बोलता है, सर असल पॉइंट की सर जब कोर्ट में लॉयर किसी भी मैटर को प्रूफ करने के लिए, है ना, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अलग से अलग पॉइंट में बात करता है, कुछ पॉइंट इररिलेवेंट होता है, तो जज क्या बोलता है, हाँ, जज इसमें ऑर्डर करके बोलते हैं दिस इज इररिलेवेंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, है ना, रेलिवेंट पॉइंट में बात करें, हाँ। और फिर जो ओपोनेंट लॉयर होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर मेरे क्लाइंट को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, ये कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। ऐसा टीवी में दिखाता है सर, हेलो, ऐसा हाँ सर, सिनेमा में ऐसा दिखाता है। रियल कोर्ट सेशन इतना नाटक या नहीं होता है, ठीक है। हाँ वो भी चलता है, एक प्रूफ लॉजिक, प्रूफ प्रोविजंस, लॉ वहां पर भी होता है, बट इट्स नॉट लाइक सिनेमा। सिनेमा जैसे दिखाता है कोर्ट सेशन, एग्जैक्टली वैसा सिनेमैटिक नहीं होता है। ओके, ए प्रियाक्षी, रोशनी, নীল, বুঝতে পারছিস তোরা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। এরকম ভাবে পড়লে তবে ল লেখা যায়, লয়ের উত্তর দেওয়া যায়, আর এগুলো এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করা যায়, এইভাবে করতে হয়, ঠিক আছে। আমাকে অনেকেই বলছে স্যার বুঝতে পারছি না কিভাবে লিখবো, বুঝতে পারছি না কিভাবে করবো, আরে ভাই বুঝতে হবে তো, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जब क्लासे করছি, जब एग्जाम्पल डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उसमें तो वही चीज बताया जाता है ना सर, वही चीज तो बताया जाता है कि आपको इस तरह से पढ़ना, चैप्टर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं जो चैप्टर कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, बार बार बोल रहा हूँ। ये लॉ है, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आजकल कुछ स्टूडेंट्स लोगों से बात हो रहा है, सर काउंसलिंग करने आता है, मतलब कंसल्टिंग करता है, जो लोग अभी जस्ट 11-12 दिया है या कॉलेज पास किया है, CS करने का सोच रहा है या CA करने का सोच रहा है, तो जैसे एक स्टूडेंट से कुछ दिन पहले बात हो रहा था, बोलते हैं CS करना है सर CS कैसा रहेगा, सर CS में मैथ्स करना है कि नहीं, मैं बोला नहीं CS में मैथ्स नहीं होता, सर CS थ्योरी है ना। अब आप ही लोग बताओ सर, क्या CS थ्योरी है, क्या ये सब थ्योरी है, क्या हम लोग इसको थ्योरी बोलेंगे, ये प्रैक्टिकल है। अब जो सोचेगा थ्योरी है वो तो सोचेगा कि बचपन वाला, जैसे बचपन में इतिहास का एग्जाम जैसे देता था, हाँ, मतलब बाबर नामा बाबर के बारे में पूछेगा तो बाबर नामा लिख के आएगा, हाँ बोलो। থিওরি না কেস স্টাডিজ তো, हाँ बोल, বুঝতে পারলাম না। কেস স্টাডিজ তো স্যার, এগুলো থিওরি কেন হবে? हाँ, अब लोग क्या बोलता है, मतलब क्योंकि लिखा हुआ है तो थ्योरी है, यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन तो नहीं, मतलब मैथ्स नहीं है ना, 5,000 10,000 अमाउंट नहीं है ना, तो फिर अमाउंट होता तो प्रैक्टिकल हो जाता। টিপিক্যাল ভাবে চিন্তা করছে। আচ্ছা আমার একটা বন্ধু এসে সেদিনকে বলছে, কার থেকে শুনেছি জানি না, আমাকে বলছে শেষেটা সব থিওরি, মুখস্থ করলে হয়ে যায়, যে এসে পরীক্ষাটা দিয়ে যা তাহলে বুঝবি, মুখস্থ করলে পেরিয়ে যাবি। ठीक है, अब मुखस्त करो बैठे हुए। আইজি হ্যাঁ মুখস্থ করতে হয়, কিন্তু যদি আমি যে জিনিসটা না বুঝে মুখস্থ করি তাহলে কি লাভ হবে, তাহলে তুমি ওখানে কিছু বুঝতে পারবে, কি কাজে লাগবে? मुखस्त करते पारबी, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्या मुखस्त मतलब मजाक कर पाओगे? মুখস্থ মানে হচ্ছে মনে রাখাটাকে মুখস্থ বলা হয়, যেটা আমাদের বাঙালি ভাষায় বলে।
হ্যাঁ বুঝতে কিন্তু পেরেছি। করতে গেলে তোমাকে তার আগে তো বুঝতে হবে সেকশন গুলো, যদি না বুঝে তো ওখানে কি যেটা ইচ্ছে সেটা লিখবে, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। तुम उसको बोलना कि तुमको मैं ज्यादा कुछ नहीं, तुम एक चैप्टर देना और बोलना कि इसको मुखस्त तो करके मेरे को रट এদিকে के স্যার बता दे। ডাক্তারি করছে, এদিকে স্যার ডাক্তারি করছে। डॉक्टरी, उसको भी बोलना कि डॉक्टरी में भी कोई मैथ्स नहीं होता, वो भी सब थ्योरी है। डॉक्टर लोग मैथ्स थोड़ी करता है, बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को पढ़ता है, और क्या। हम लोग बिजनेस को पढ़ रहे हैं, वो ह्यूमन बॉडी को पढ़ता है, शरीर के अंदर क्या है बाहर क्या है, बस यही तो, और क्या। डॉक्टरी में स्पेशल क्या होता है, कुछ नहीं। शरीर के अंदर का चीज को बारे में जानता है, उसके बारे में पढ़ता है और बाद में स्पेशलाइज करता है। कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट, कोई आई का स्पेशलिस्ट, कोई टीथ का स्पेशलिस्ट, जैसे आप लोग कोई फाइनेंस स्पेशलिस्ट, कोई कॉर्पोरेट लॉ स्पेशलिस्ट, कोई सेबी लॉ स्पेशलिस्ट, कोई टैक्सेशन लॉ, कोई जीएसटी, बस लाइक दैट। डॉक्टरी में कुछ स्पेशल खास बात थोड़ी है, वो ह्यूमन बॉडी के बारे में जानता है, नथिंग मोर देन दैट। सब्जेक्ट डॉक्टर, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं देखा, मुन्ना भाई में मुन्ना भाई क्या बोलता है, हे तुम लोग क्या कर ले रहा रे, एक इंसान को ऐसे कोई काटता है रे, तो बोलता है भाई ये इंसान नहीं है, ये सब्जेक्ट है। ह्यूमन बॉडी को डॉक्टर में सब्जेक्ट बोला जाता है, समझे। देखा आप लोग मुन्ना भाई। हाँ सर, प्रैक्टिकल डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, वो बोलते हैं सब्जेक्ट है ये, है ना। डॉक्टर मतलब डॉक्टर में बॉडी मतलब सब्जेक्ट। সবকিছু সাবজেক্ট হয়ে গেছে। एवरीथिंग सब्जेक्ट हो गया है सर। नहीं ठीक ही बोला है सर, अगर डॉक्टर इमोशंस में काम करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ जैसे मतलब डॉक्टर में उनको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उपाय नहीं है, बिकॉज वो बॉडी को सब्जेक्ट की तरह काटता है, उसपे रोना गाना ये अलग बात। हाँ मतलब जब वो ऑपरेशन करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक इंसानियत ही भूल जाओ, ठीक है। पेशेंट से अच्छे से बात करो, उनको उम्मीद दो, साइकोलॉजिकली भी बूस्ट अप करो। बट डॉक्टर कई बार ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ये खा लो कुछ नहीं हुआ है, मतलब सुनता नहीं है बात, उसमें उसमें मरीज का हालत और खराब हो जाता है। ठीक है छोड़ो वो सब, डॉक्टर के बारे में क्या बोलना है सर, डॉक्टर महान है सर, इंसान का जान बचाता है, हम लोग बिजनेस का जान बचाते चलो। अल्फा हर्बल्स सेक्शन 8 कंपनी, अरे वाह सेक्शन 8 कंपनी आ गया, मतलब एनपीओ या एनजीओ, ठीक है सर। एनपीओ एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ट्रस्ट। Alpha Herbals, a Section 8 company, is planning to declare dividend in the AGM for the financial year ended 31st March 2019. Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on date. मतलब उसी पर्टिकुलर एनपीओ का शेयर होल्डिंग है उनके पास। स्टेट बताओ whether the act of the company is according to the provisions of the Companies Act 2013. Sir, according to Section 8, subsection 1 of the Companies Act 2013, the company is licensed under Section 8. That is formation of companies with charitable object, ठीक है, etc. are prohibited from paying any dividend to their members, and their profits are intended to be applied from paying a dividend to their members. Companies are prohibited from paying any dividend to their member. किसी member को कोई dividend नहीं दिया जाता. Their profits are intended to be applied only in promoting the objects. ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव से सेक्शन 8 बना है, अगर आप स्कूल चलाते हो, हॉस्पिटल चलाते हो, ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, ठीक है, या एनजीओ, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनजीओ होता है ना सर। जिस ऑब्जेक्टिव के कारण आपने आपका बिजनेस मतलब अपना ट्रस्ट को बनाया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के पीछे खर्चा करना है, तभी आप एनजीओ। अगर प्रॉफिट बना के मर्सिडीज लेके घूमना है तो आप एनजीओ का काम नहीं कर रहे सर। यू ऑल गेट दिस पॉइंट। आप सेक्शन 8 हो, इसका मतलब आपका काम है सेवा, सेवा के लिए बना है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी जरूर देना है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट जो भी होगा दैट इज नॉट फॉर मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू। लेकिन आजकल ना सर एनपीओ एनजीओ ज्यादा कमाते हैं और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेके घूमता है, मतलब ये भी दुनिया देख रहा है सर आजकल। मतलब कितना बार तो ऐसा होता है
लोग ब्लैक मनी को छुपाने के लिए एनपीओ बना देता है, ठीक है, और सरकार के आंख में एक ट्रस्ट की तरह लोगों के सामने दिखा देता है, लेकिन उसके आड़ में कुछ गलत काम ही करते ডোনেশনও আছে, हाँ অনেক ডোনেশনও তো হয় অনেক। हाँ, तो डोनेशन ही तो इनका इनकम होता है, डोनेशन से হ্যাঁ, ही ডোনেশন इनकम करता है। পুরো খরচা না করে স্যার কিছুটা নিজেদের কেটে থেকে যায়, বাদ এটা বেরিয়ে যায়। हाँ वो डुप्लीकेसी है सर, ठीक है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, ऑडिट में ये पकड़ा जाता है सर। अब ऑडिटर भी पैसा खा लेता है, अब क्या बोले सर, ऑडिटर को सब पता होता है लेकिन ऑडिटर भी पैसा खा लेगा। उसके लिए ही है सर, लॉ तो है पर लॉ को पालन नहीं किया जाता। अब लॉ का पालन कौन करेगा, लॉ का पालन कौन करेगा? अभी इंसान में सच्चाई नहीं है आजकल, समझ रहे ना भाई आप लोग, इंसान में सच्चाई नहीं है, हम लोग सब झूठ है, रंग चढ़ा हुआ, हमें सच्चाई से चलना ही नहीं है, दुनिया एक झूठी कॉन्सेप्ट में चलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, और जितना हो सके अगर आपके पास पावर है, नॉलेज है, आप दुनिया को जितना हो सके लूटो, ठीक है, लूट मार चले। और फिर जब दुनिया खराब हालत होता है तब हम लोग बोलते हैं हे भगवान क्या हो गया, तब भगवान भी नहीं आएगा बचाने के लिए, बिकॉज हम लोग गलती नोइंगली कर रहे हैं कि अननोइंगली कर रहे हैं। अरे डायरेक्टर नोइंगली करता है तो डायरेक्टर को पेनल्टी लगता है, अननोइंगली करता है तो छूट है। तो अगर हम अननोइंगली गलती करें तो छूट है, बट नोइंगली करें तो छूट थोड़ी ना होगा, तो भगवान नहीं बचाने आएगा, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं गंगा स्नान करके या कुंभ स्नान करके सारा पाप धुल जाएगा, ऐसे एज पर आवर इंडियन रिलीजियस कल्चर, हिंदू रिलीजियस सनातनी कल्चर में ऐसे कॉन्सेप्ट है ना सर, कि गंगा स्नान करो, गंगा सागर में नहाओ या कुंभ स्नान करो तो पाप धुल जाएगा। सर वो पाप धुलता है जो पाप हम लोग अनजाने में करते हैं, जानबूझ के जो किया हुआ पाप होता है ना, उसको तो सर धुलवाने के लिए आपको बहुत पुण्य करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। लॉ समझ रहे सर, हेलो, यू अंडरस्टैंड द लॉ, सेम काइंड ऑफ कंपनी लॉ। जैसे यहाँ पर कंपनी लॉ में क्या बोला, डायरेक्टर नोइंगली करेगा तो पेनल्टी, अननोइंगली करेगा तो प्रूव करके दिखाओ, छोड़ देंगे। भगवान का भी रूल यही है ना, हेलो, अरे सनातनी धर्म का कॉन्सेप्ट में जो बोला हुआ है वो भी वही रूल बताया, जानबूझ के किया गलती को माफ नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ सही करके रेक्टिफिकेशन करके ही उस पाप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन जब अनजाने में कोई गलती होता है, जैसे कि हम लोग अनजाने में कई बार कीड़ा मकोड़ा को मार देते हैं सर, है ना, बहुत बार हम लोगों से अननोनली बहुत किसी को खराब बात कर देते हैं, अननोइंगली, जानबूझ के नहीं किया, सर्टेनली हो गया, ठीक है, जानबूझ के नहीं, मन में पाप नहीं था बट पाप हो गया। ऐसा गलती भगवान को पता होता है, चित्रगुप्त के पास ना लिखा होता है, वो ऑडिट करता है। चित्रगुप्त कौन है, अकाउंटेंट और ऑडिटर है, अरे सुना है कि नहीं चित्रगुप्त के बारे में, ठीक है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, हिसाब भी रखता है और चेक भी करता है। हम लोग जब मर के स्वर्ग पहुंचते हैं ना, ऐसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो चेक करता है, वो स्टेशन है कि भाई तुमने क्या क्या गलती किया, गलती सुधारने के लिए क्या किया। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में, ठीक है, एसेट ज्यादा रहेगा, मतलब पुण्य ज्यादा रहेगा, लायबिलिटी कम रहेगा, ठीक है, तो तुम्हें स्वर्ग की तरफ या अपर स्टेज में जाने के लिए भेजेगा। अगर तुम्हारा लायबिलिटी ज्यादा रहेगा और एसेट कम रहेगा, तुम्हें नरक में देगा, ठीक है, पाप शास्ति पेनल्टी है। यहाँ पर भी पेनल्टी दिया जा रहा है ना, जेल में दिया जा रहा है पेनल्टी, हर दिन के लिए पेनल्टी दिया जा रहा है, सेम है कि नहीं? अरे बताओ, स्पिरिचुअल किताब और कंपनी लॉ में क्या फर्क हो गया? फिर कोई फर्क दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिखता। बस समझने का बात है, मैटर पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फील, फील करोगे मजा आ जाएगा, फील नहीं करोगे ना सिर्फ लाइन लगेगा, ठीक है। अब देखो एनपीओ करके प्रॉफिट को क्या करने बोला था, ऑब्जेक्टिव में यूज करने बोला था, ये क्या कर रहा है, डिविडेंड लेने की आ गया, भाई मेरा हिस्सा दो, कितना कमाई हुआ मेरा हिस्सा दो। अरे भाई तुम एनपीओ का मेंबर हो, प्रॉफिटेबल कंपनी का मेंबर नहीं हो, जब अपना हिस्सेदारी मांगने आ गया तो क्या होगा? In the instant case, the proposed of Alpha Herbals, a company licensed under Section 8 of Companies Act, which is planning to declare dividend, is not according to the provision of Companies Act 2013. अगर ये पता चल जाता है ऑडिट में ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट करके कंपनी अपने लोगों को बांटता है, ठीक है, तो क्या करेगा? इसका लाइसेंस छीन लेगा और उसको प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा
और सरकार के घर में टैक्स भी मोटा मोटा देना पड़ेगा। समझे कि नहीं? হ্যাঁ স্যার স্যার তখন যদি ধরুন ডিক্লেয়ার হয়ে মানে করে দিল সরকারকে ট্রান্সফার করলো প্রফিটেবল অর্গানাইজেশনে, তারপরে তো হচ্ছে ক্লোজ করে দিতে পারে, তো যার ওনারশিপ ছিল চাইলেই তো ক্লোজ করতে পারবে। क्या 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 क्लोज करना बिजनेस को? হ্যাঁ মানে স্যার ধরুন এই সেকশন 8 ছিল, हम्म দেন এবার যখন সরকার ধরলো অডিটে কি এতে, তখন তো ট্রান্সফার হয়ে গেল, हम्म তার ইচ্ছে হলে শেয়ার চালাবে না, বন্ধ করে দেবে, তাহলে তো বন্ধ করতেই পারে। हाँ, लेकिन अपने मर्जी से नहीं होगा। হ্যাঁ, आपने তখন তো जितना স্যার অনেক কিছু বাধা বিপত্তি কাটিয়ে করতে पूरा, হবে। हाँ पूरा प्रोसेस, जितना प्रॉफिट इतना दिन कमाया वो सारा का सारा चीज डिस्क्लोज करना होगा, उसका प्रॉफिट का टैक्स देना होगा, उसके बाद लिक्विडेशन होगा। गलती का सजा तो भुगतना पड़ेगा सर, नरकवास तो करना होगा, ठीक है। अरे इसीलिए एक कहावत है, बोलता है कि কোথায় আছে স্বর্গ নরক কে বলে তা বহু दूर, মানুষের মাঝে স্वर्ग नरक মানুষ এতে সুরাসুর। इट्स लाइक दैट। मतलब एक्चुअली हम लोग सोचते हैं स्वर्ग कोई अलग जगह है, नरक कोई अलग जगह है। अरे नहीं नहीं नहीं, सब यहीं पर है, डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मा, ठीक है। जैसा काम करते हैं वैसा भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब वो सब हिसाब किताब होता रहता है सब, चाहे वो चित्रगुप्त करता हो या फिर रियल लाइफ में उसका सजा इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट। इंस्टेंट सजा समझते हो, आजकल इंस्टेंट लोन मिलता है उसी तरह का। YZ Medical Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend of at the rate 10% for the year 18-19 out of the profit of current year. ध्यान से सुनो, the company has earned a profit of 910 crore during 18-19. The company does not intend to transfer any amount to the general reserve out of the profits. Is YZ Medical Instrument Limited allowed to do so? सवाल पूछा है आपको, ठीक है। दूसरा एक सवाल है, करण holder of 5,000 equity shares of 100 each for Mrs. Rachit Leather Shoes Limited did not pay final call of 10 per share, ठीक है। फाइनल कॉल पे नहीं किया पर शेयर का 10%। Mrs. Rachit Leather Shoes Limited declared a dividend of 10%. Examine which, मतलब बेसिकली करण ने 10 पर शेयर अभी भी पेंडिंग रखा है। Examine with reference to relevant provision of Companies Act the amount of dividend करण should receive. करण को कितना डिविडेंड मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। और YZ Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend of 10% for the year 18-19 out of the profit of current year. The company has earned a profit of 910 crore during 18-19. Company does not intend to transfer any amount to general reserve out of the profit. Is YZ Medical Instrument Limited allowed to do so? इसके लिए आपको फिर से सेक्शन का सामना होना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में जनरल रिजर्व ट्रांसफर के बारे में बात करता है। हाँ, फिर से चैप्टर का कॉन्सेप्ट, तो सेक्शन 123 of the Companies Act may before the declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the reserve of the company. Such transfer is not mandatory, point to be noted, and the percentage to be transferred to reserve is at the discretion of the company. ट्रांसफर करना भी मैंडेटरी नहीं है और परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर भी मैंडेटरी नहीं है, वो कंपनी अपनी इच्छा से कर सकता है कितना परसेंटेज करेगा। सो एज पर द गिवन फैक्ट्स YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे ना, चैप्टर के अंदर भी हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़े थे। As per the given facts, YZ Medical Instrument Limited has earned a profit of 910 crore of the financial year 18-19. It has proposed a dividend at the rate 10%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve of the company out of the profit of the current year. Yes, no problem. As per the provision stated above, the amount to be transferred to the reserve out of profit of any financial year, कितना परसेंटेज ट्रांसफर वो करेगा ये कंपनी का अपने ऊपर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Therefore, as its directions, discretions, if YZ Medical Instrument Limited decide not to transfer any profit to reserve before the declaration of dividend at 10%, it is legally allowed to do so. कंपनी का लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्या कितना परसेंटेज करेगा इसका भी कोई नियम नहीं है, कंपनी अपनी मर्जी से परसेंटेज डिसाइड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू से। ये था YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का कहानी। करण का क्या खेल है, 5000 शेयर 100% करके रचित लेदर शूज लिमिटेड में, फाइनल कॉल बाकी है। कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या रचित शू का डिविडेंड करण को मिलेगा?
हेलो, क्या डिविडेंड करण को मिलेगा? मेरे करण जौहर आएंगे? हाँ सर, मेरे करण जौहर आएंगे, क्या करण को मिलेगा डिविडेंड? क्या करण को डिविडेंड मिलेगा सर? कौन पूछ रहा है? करण का माँ। अरे करण अर्जुन देखा कि नहीं देखा? आप लोग करण अर्जुन देखा कि नहीं देखा? है सर। तो यहाँ पर करण का माँ पूछ रहा है क्या करण, मेरे करण को डिविडेंड मिलेगा? सर इसके लिए करण के माँ को प्रोविजन समझना पड़ेगा। सेक्शन 127 of Companies Act. No offense will be deemed to have been committed by a director for adjusting the calls in arrears remaining unpaid or any other sum due from member. Starting of the class, आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर किसी शेयर होल्डर का कोई अमाउंट कंपनी के प्रति बाकी है, कंपनी वो एडजस्ट कर सकता है, यस और नो? तो यस सर। तो करण का माँ बोल रहा है कि क्या मेरे करण को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो करण के माँ को ये पता होना चाहिए कि करण का कंपनी के प्रति कुछ लायबिलिटी भी बाकी है, मतलब कंपनी एज ए शेयर होल्डर उसको कंपनी को जो देना था उसका अभी भी उसने दिया नहीं फाइनल कॉल, ठीक है? तो पहले वो एडजस्ट होगा, उसके बाद अमाउंट जो भी है कंपनी वो डिविडेंड दे सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है अगर बचेगा तो। As per the given facts, Mrs. Rachit Leathers Limited can adjust the unpaid call. तो 5,000 शेयर था, 10% करके 50,000 अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10%, दैट इज 5 लाख का 10% कितना है? 50,000। Hence call money 50,000 not paid by current can be adjusted fully from the entitled dividend 50,000। मतलब 50,000 का कॉल मनी बाकी था और 50,000 का भी डिविडेंड हुआ है, तो अल्टीमेटली एडजस्ट हो गया, हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो कॉल मनी था वो एडजस्ट हो गया। करण का माँ समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आप लोग कौन थे करण की माँ? ये सवाल बुझते पेरेছিস? है सर। হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই ওয়াইজেড লিমিটেডের ব্যাপার যেটা বলছিলেন, ওটা ডিভিডেন্ডটা হয়তো ডিক্লেয়ার করে দিল, তারপরে মনে করলো রিজার্ভে দেবো না, তখন সে ব্যাপারটা। देखो रिजर्व में अगर नहीं रहेगा तो फिर कंपनी डिविडेंड देगा कहाँ से? कंपनी को तो डिविडेंड डिक्लेयर करने की जगह में होना चाहिए ना, वो कंपनी का पर्सनल प्रॉब्लम है। बट कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर कितना करेगा, कितना परसेंटेज करेगा, इसके लिए लॉ कंपनी को कुछ किसी पॉइंट में नहीं बांधता है सर, ठीक है? इसके लिए कभी भी कंपनी मतलब लॉ उसको नहीं मानता है, मतलब कितना परसेंटेज देना नहीं देना है। लेकिन डिक्लेयर करने के बाद अगर कंपनी के रिजर्व में पैसा नहीं रहेगा तो फिर कंपनी को डिविडेंड देने में दिक्कत हो सकता है, वो कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड तो देना है ना। और कंपनी को डिविडेंड देने के लिए कंपनी क्या क्या सोर्स यूज कर सकता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। और एक बात मैं आपको बस कहना चाहूंगा, कंपनी के मतलब डिविडेंड डिक्लेयर के बारे में जो पूरा चैप्टर का पॉइंट्स है ना नवोनील, एक बार प्लीज चैप्टर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? जो चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा के रखा, एक बार प्लीज पूरा गो थ्रू कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से डिक्लेयर कर सकता है, कैलकुलेशन के साथ समझा के रखा सर, ठीक है? अलग अलग कंडीशन के साथ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था सर, ठीक है, डिविडेंड का। सो प्लीज मस्ट गो थ्रू, ओके? मतलब मुझे एक्चुअली बहुत सारा बात अभी करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज एक बार आप लोग डिविडेंड का चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो पॉइंट इज दैट सर, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 होमवर्क है, घर पे करना है और समझ के मुझे मैंने एक दिन अगर पूछूंगा तो बताना है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन 7 8 और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन जो मैंने नोट दिया उसी नोट से, ठीक है? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये सारा क्वेश्चन आपको रेडी करना है, ठीक है? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन और डिविडेंड का जो क्वेश्चन बाकी रह गया फ्रॉम माय नोट्स, ठीक है? आप लोगों को रेडी करना है। और ये जो 2 चैप्टर है इसके ऊपर मैं कंपनी लॉ का टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है? जो लोग मेरे रेसिडेंस में आके एग्जाम दे के जाना चाहेगा वो दे के जाएगा, और जो अपने घर पे बैठ के देना चाहेगा वो अपने घर पे बैठ के दे दे, ठीक है? आजकल मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कॉम्बाइन मोड चालू किया, ठीक है? जो सामने आके पहले से मुझे थोड़ा सा बता देगा कि सर इस दिन आना है, मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा, वो घर पे आएगा, बैठेगा, एग्जाम देगा, फिर जाएगा। इससे मुझे भी थोड़ा सा क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब पता हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, समझ में आया?
হ্যাঁ স্যার। স্যার আমরা তো পরের শনিবার নাহলে রোববার দিন যাবো স্যার, আপনারা ডেটটা রবিবার একটু বলে না, রবিবার না, শনিবার। রবিবার বাদে, রবিবার স্পেশাল কেসে আসবি, আদারওয়াইজ রবিবার বাদে যে কোনো দিন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, আপনি বলেছিলেন শনিবার নাহলে রোববার, যেদিন হোক আপনি বলে দেবেন। ঠিক আছে, আমরা শনিবার দিনটা আপনার তো শুক্রবার দিন ক্লাস থাকে, শনিবার দিনটাতে ফ্রি থাকে পুরোটাই, ঠিক আছে। তাহলে আমরা জুরিসপ্রুডেন্সটা আসার দিতে আগে যাবো। কথা বলে নেব, হ্যাঁ বল। যে আসার আগে একবার কনফার্ম করে নেব তোমার यस থেকে। यस 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 कंफर्म कर लेना, হ্যাঁ ठीक है? ওকে স্যার, এই শনিবার তো না, নেক্সট শনিবার আসবি তোরা জুরিসপ্রুডেন্স এক্সামের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ নেক্সট হ্যাঁ স্যার, উইকে। কালকে পরে শুক্রবার, নেক্সট নেক্সট উইকে যাবো। यस यस ठीक है सर। The source of law or constitution of India. सोर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी गुड सर, डन, ठीक है, बाय। ओके सर, टाटा। বাই স্যার।